सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत त्रिशंकु मोड़ पर जाकर अटक गई है। एक तरफ डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की, दूसरी ओर खुद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित है, उनको हटाने की बात है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ऐसे में तीसरा सवाल यह है कि जो शिंदे ग्रुप है, जब तक वो किसी पार्टी में विलय नहीं होता तब तक कोई राजनीतिक का जो सफर है, जो दशा और दिशा है, वो कहां जाकर रुकेगी ये अभी साफ नहीं हो सका। इन तमाम सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, जो महाराष्ट्र में त्रिशंकु स्थिति नजर आ रही है उसे आप कैसे देखते हैं और क्या रास्ता देख रहा है? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि रास्ता बहुत जल्द निकल आएगा। जो जैसा आपने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजे हैं 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए, तो अपने आप में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी है, इसके ऊपर टाइम 12 जुलाई का दे दिया है उनको रिप्लाई देने के लिए, पर मैं समझता हूँ कि वो नोटिसेस ही जो हैं वो स्टैंड नहीं करते, क्योंकि जो व्हिप इशू होता है वो कहीं किसी मीटिंग के लिए नहीं होता है। हाउस के अंदर व्हिप वायलेट अगर किया जाए, या तो कोई मेंबर वॉलंटरली पार्टी छोड़ दे या हाउस के अंदर का व्हिप जो है उसको वायलेट करे, तब उसकी मेंबरशिप जा सकती है। तो ये जो व्हिप दिया था 16 मेंबरों को, ये व्हिप बाहर था, हाउस के अंदर नहीं था। इसी तरह नोटिस जो विधायकों ने दिया है डिप्टी स्पीकर को अयोग्य ठहराने के लिए कि भाई इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ आना चाहिए, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हाउस के अंदर ही आना चाहिए। बाहर दिए हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई वक़्त नहीं है। तो पर यह है कि जब भी हाउस बैठेगा इनके खिलाफ नोटिस भी आ सकते हैं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है। और जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, अरुणाचल प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है तो वो किसी की डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंडर नहीं देख सकते। तो अब रह गया स्प्लिट ग्रुप जो 2/3 बना है, वो जैसा कि आपने कहा लॉ के अंडर वो जब तक कहीं किसी के अंदर विलीन नहीं होते, मर्ज नहीं होते, तो वो अब मेंबरशिप उनकी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए उनका मर्ज होना वहाँ ज़रूरी है। हालांकि गोवा में जो हाई कोर्ट ने, जो गोवा बेंच ऑफ दी बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा था कि मर्जर किसी ओरिजिनल पार्टी में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2/3 लेजिस्लेचर पार्टी है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से सेव हो जाती है। क्या सर शिंदे ग्रुप क्या कोई अलग पार्टी बना सकता है? अगर बना देगा तो वो रास्ता कितना आसान होगा, वो प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, या फिर अब जो है वो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर सकते हैं? कुछ इस तरह के विकल्प बचे हैं? देखिए, इस वक्त प्रोटेम स्पीकर आमतौर पे नए इलेक्शंस के बाद गवर्नर साहब बनाते हैं। इस वक्त डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी है, स्पीकर का ऑफिस इस वक्त खाली है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्योंकि कुछ रूल्स सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर के इलेक्शन के बारे में कुछ रूल्स को मॉडिफाई किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और वो केस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। वो रूल भी राजनीतिवश मॉडिफाई किए गए? राजनीतिवश तो है ही। देखिए क्या है, मैं पहले आपको बता दूं कि वो रूल था क्या। रूल में होता है कि एज सून एज में भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे कि किस दिन स्पीकर का अपॉइंटमेंट होगा, तो स्पीकर के इलेक्शन होगा एज सून एज में भी। इन्होंने रूल 6 जो है उसको मॉडिफाई करके ये कर दिया कि डेट जो तय होगी वो गवर्नर नहीं करेंगे, गवर्नर ऑन दी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर करेंगे। और दूसरा, इलेक्शन सब जगह होता है सीक्रेट वोट से।
इन्होंने बाय वॉइस वोट यानी ओपन वोट से कर दिया। इसको एक बीजेपी के मेंबर हैं गिरीश महाजन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो स्पीकर की पोस्ट तो अभी इमीडिएटली भरी नहीं जा सकती। डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी हैं, इसलिए प्रो टेम स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर के पास फुल पावर्स हैं जो स्पीकर के पास होती हैं, तो इसलिए कोई भी स्पीकर या प्रो टेम स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी हैं। यदि प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती भी है तो उसके नियम क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रो टेम की ज़रूरत पड़ती है जब इलेक्शंस एक असेंबली में नए होते हैं, तो जो पहला स्पीकर होता है रूल्स के अंडर, वो जैसे असेंबली में सबका ऑफिस ख़त्म हो जाता है, मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का, जब तक कि गवर्नर उनको कंटिन्यू करने के लिए नहीं कहते, एमएलएस का, सब ऑफिस ख़त्म हो जाते हैं, पर स्पीकर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंटिन्यू करता है। और वो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि दूसरा हाउस का जो प्रो टेम स्पीकर है वो नहीं बन जाता, और वो चार्ज प्रो टेम स्पीकर को देता है। तो प्रो टेम स्पीकर गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसी सीनियर मेंबर को जब इलेक्शंस हो जाते हैं। जब इलेक्शंस हो गए, स्पीकर बन गया, डिप्टी स्पीकर बन गया, तो प्रो टेम स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं रहती बनाने के लिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी है। सर, सवाल ये बनता है कि क्या इस समय जो राज्यपाल हैं वो उद्धव सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं मौजूदा स्थितियों में संकट से निपटने के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं। आपने नीरज जी ठीक बात कहा। ये गवर्नर का दायित्व हो जाता है कि अगर उसको लगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या मेजॉरिटी सपोर्ट के बगैर चल रही है, तो गवर्नर साहब को कहना चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि आप सेशन बुलाइए और अपना कॉन्फिडेंस वोट वहाँ सिद्ध कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस वोट वो सिद्ध कर देती है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो ये चलती रहेगी, और अगर हार जाती है तो उसका वैकल्पिक कौन सी गवर्नमेंट बने उसके ऊपर गवर्नर साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। सर, सवाल ये है कि क्या इस स्थिति में नए स्पीकर का चुनाव हो सकता है? जैसा कि आपने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और उसके रूल्स भी चेंज किए थे उद्धव सरकार ने। जब तक ये लंबित है मामला सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से कुछ फैसला नहीं होता है, तो मैं नहीं समझता कि स्पीकर का इलेक्शन पॉसिबल होगा उन रूल्स पे जो नए रूल्स आए हैं। पर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि स्पीकर के ऑफिस की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी हैं, और अगर डिप्टी स्पीकर किसी वक्त नहीं भी रहते तो हाउस के पास पावर है कि वो किसी और मेंबर को एज चेयरमैन ऑफ दी कहते हैं वहाँ डिप्टी स्पीकर की एब्सेंस में बिठाने के लिए वो हाउस के पास पावर है पैनल ऑफ चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, जो पावर्स उतनी ही रखता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की होती हैं। तो नए स्पीकर बनाने की इमीडिएटली कोई ज़रूरत भी नहीं है। सर, एक अहम सवाल है जो सबके जहन में आ रहा है कि जब सत्तारूढ़ जो दल है उसके बहुसंख्यक विधायक एक जुट हो चुके हैं, और ऐसे में क्या राज्यपाल के पास क्या शक्तियां रह जाती हैं नई सरकार के गठन को लेकर? इसमें संविधान क्या कहता है? इस वक्त मैं समझता हूँ कि राज्यपाल सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिस सर्कमस्टांसिस में इस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चल रहा है चलन, उसमें राज्यपाल के पास, जो मैंने पहले कहा, वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते और अगर हार जाते हैं तो उस केस में वैकल्पिक गवर्नमेंट बनाने के लिए वो जो दूसरी पार्टियां हैं, और इस वक्त बीजेपी के पास मैक्सिमम नंबर है 106, अगर शिंदे ग्रुप जो शिवसेना का है वो सपोर्ट दे देता है बीजेपी को और गवर्नर साहब को बता देता है कि हमारी सपोर्ट है और इनकी सपोर्ट के साथ इनको मेजॉरिटी मिलती है, तो वो जब अपना दावा करेंगे तो गवर्नर साहब उनको बोलेंगे कि आप फलां तरीके को सेशन बुलाइए और इतने दिनों में अपना कॉन्फिडेंस वोट लाइए। और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, दूसरी वैकल्पिक गवर्नमेंट जीत जाती है
तो वो गवर्नमेंट चलती रहेगी बाकी समय तक 5 साल का पूरा करने के लिए। और अगर बाई चांस वो नहीं जीतती है तो फिर इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर और कोई विकल्प नहीं रह जाता है सवाए प्रेसिडेंट रूल लगाने के या हाउस को डिसॉल्व करने के। सर, जो मौजूदा स्थितियां हैं, डिप्टी स्पीकर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अगर ऐसे में फ्लोर टेस्ट होता है डिप्टी स्पीकर के सामने, तो वो विपक्ष जो कि शिंदे ग्रुप है इस समय, उनकी रणनीति को क्या प्रभावित कर सकते हैं किसी तरीके से? देखिए, अगर ये जो भी वोटिंग होगी, अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो कोई प्रभावित करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए तो वो केस कोर्ट में है स्पीकर के खिलाफ वाला, क्योंकि ओपन वोटिंग में या वॉइस वोट में हाथ खड़े करने से प्रभावित करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर जब भी वोटिंग, चाहे वो कॉन्फिडेंस वोट पे हो, नो कॉन्फिडेंस वोट पे हो, स्पीकर के इलेक्शन पे हो या किसी और इलेक्शन पे हो, जब वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है तो प्रभावित करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक सवाल पे और क्लियरिटी चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं उसमें जो शिंदे ग्रुप है, क्या उसके पास नई पार्टी बनाने का विकल्प है या कोई विकल्प नहीं बचा है बीजेपी में विलय का? बतौर संविधान विशेषज्ञ आप कैसे देखते हैं, अब क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ें तो उसकी जो क्लास 4 है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मर्जर हो जाता है तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे छूट मिल जाती है। यानी डिस्क्वालीफाई मेंबर या तो पार्टी छोड़ दे, डिस्क्वालीफाई होगा, या हाउस के अंदर का विप वायलेट करे तो डिस्क्वालीफाई होगा। एक पहले प्रोविजन हुआ करता था स्प्लिट का 1/3 पार्टी, वो 2003 में ख़त्म हो गया। अब जो प्रोविजन है सिर्फ मर्जर का है कि अगर 2/3 मेंबर्स उनका ग्रुप किसी और पार्टी में विलय हो जाता है और उनका नंबर 2/3 है तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। अब इससे ऐसा लगता है कि जो शिंदे ग्रुप है इनको बीजेपी या किसी और छोटी पार्टी में विलय करके तब गवर्नमेंट बनाने के लिए जाना पड़ेगा। पर गोवा बेंच ऑफ दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भाई मर्जर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन जो है वो तो टाइम ज़्यादा लेता है और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है मर्जर का करना या क्या नाम देना है। इसलिए अगर लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कांग्रेस के 2/3 मेंबर्स बीजेपी में शामिल हो गए और उनको मान्यता मिल गई थी, इसी तरीके से अगर ये शिंदे ग्रुप वहाँ ज्वाइन करता है तो उस कोर्ट रूलिंग के हिसाब से ये अपना नया नाम लेके ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट बना सकते हैं। बस सर, इसमें एक पेच ये फंसता है, आखिरी सवाल है कि शिंदे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह चुका है कि वो असली शिवसेना है, अभी विलय की बात नहीं आई है। अगर वो अपने इसी स्टैंड पे कायम रहे तो कैसे ये सियासी हल नहीं? देखिए, जब दोनों पार्ट कहते हैं, जैसे कि रामविलास पासवान की पार्टी थी, उसमें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक तरफ थे और उसके चाचा और 5 मेंबर्स दूसरी तरफ थे, तो स्प्लिट हो गया उनका। दोनों पार्टियों ने अपना अपना नाम दिया और इलेक्शन कमीशन ने दोनों को रिकॉग्नाइज करके सिंबल अलॉट किए और नाम दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ दोनों पार्टियाँ ये कहती हैं कि हम रियल शिवसेना ग्रुप हैं, तो अल्टीमेटली इसका फैसला जो है वो करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन इन दोनों में से 3-3 नाम सजेस्ट करने के लिए बोलेंगे और 3-3 सिंबल सजेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और उनमें से सिंबल और नाम अलॉटमेंट जो होगी वो उनके हाथ में होगी, इलेक्शन कमीशन के, इनके अपने कहने से नहीं होगी। अगर मामला इलेक्शन कमीशन तक जाता है तो जाहिर है बहुत देरी हो जाएगी, जो कि इतना समय नजर नहीं आ रहा है। अब वो तो ठीक है, पर गवर्नमेंट बनाने के लिए जैसा मैंने कहा, ये जो गवर्नर साहब हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ इनके खिलाफ या तो कोई लाए या कॉन्फिडेंस मोशन के लिए इनको शिवसेना को बोलें, और अगर वो डिफीट हो जाता है कॉन्फिडेंस मोशन तो इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहेंगे, जो बीजेपी और शिंदे ग्रुप का ये शिवसेना है।
बस अब मतलब विकल्प यही नजर आ रहा है कि राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, राज्यपाल के ही हाथ में है, और अगर वो बहुमत सिद्ध करने के लिए दूसरी पार्टी कर देती है तो उसकी गवर्नमेंट चलेगी बाकी पूरे 5 साल। और अगर वो नहीं कर पाते किसी भी कारण, तो फिर जैसा मैंने कहा प्रेसिडेंट रूल का विकल्प रह जाता है या डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली का विकल्प रह जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संविधान विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा जी, कि इस समय जो हालात हैं वो राज्यपाल पर ही निर्भर करेगा कि जब वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो उद्धव सरकार या तो बहुमत सिद्ध करेगी, या फिर जो रास्ता है वो पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि जो तमाम पेच हैं उनका हल कैसे निकल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।